हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कार्यालयी अनुवाद पर। हम जानते हैं कि अनुवाद को वर्तमान संदर्भों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास का, गति और प्रगति का एक सशक्त साधन स्वीकार किया गया है। अनुवाद ने यह सिद्ध किया है कि देश विदेश के ज्ञान विज्ञान को, देश विदेश की अद्यतन अधुनातन शोध और उसके निष्कर्षों को हम अनुवाद के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और गति प्रगति का भविष्य निर्धारित भी कर सकते हैं। इसलिए अनुवाद को हम अनेक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उपस्थित पाते हैं। कहते हैं कि यह समय सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और सूचना प्रौद्योगिकी की बैकबोन अगर कोई है, रीढ़ है, तो वह अनुवाद है। और अनुवाद की बैकबोन अगर कोई है तो वह पारिभाषिक शब्दावली है। यह पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। इसलिए चाहे सूचना संचार क्रांति के क्षेत्र में देखें तो उसकी अपनी शब्दावली है, चाहे ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में देखें, मान लीजिए कृषि में कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और ऐसे अन्य अनेक विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, इन क्षेत्रों में जब हम लेखन करते हैं, औपचारिक लेखन करते हैं, उच्च शिक्षा की संदर्भ पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं, तो यह शब्दावली जो अवधारणात्मक शब्दावली है, यह जो अंग्रेजी के स्रोत भाषा के रूप में उपलब्ध अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य निर्मित की गई लक्ष्य भाषा की शब्दावली है, निश्चित रूप से वह इस लेखन में, इस भाषाई और अनुशासनात्मक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हम कार्यालय में भी जब अनुवाद की अपेक्षा और आवश्यकता पर विचार करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन की भी अपनी एक भाषा है, अपनी एक शब्दावली है, अपने विषय का एक विस्तार भी है। यूँ तो अनुवाद को एक साधना के रूप में देखा जाता है, एक परकाया प्रवेश की साधना के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। अब वह समय और वह युग नहीं रहा जब अनुवाद को बहुत हल्के से, बहुत सामान्य स्तर पर देखा जाता था। अनुवाद और अनुवादक के प्रति जो दृष्टि थी वो उपेक्षा भाव से भरी थी या नकारात्मकता से भरी हुई थी। वो समय अब बीत गया और अब तो अनुवाद की उपादेयता को रेखांकित किया जाता है। अनुवादक की भूमिका को, उसके प्रदेय को, उसके अवदान को विधिवत समझते हुए उसका सम्मान किया जाता है, उसके प्रति समादृत भाव व्यक्त किया जाता है। और यही कारण है कि अनुवाद और अनुवादक ने एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि यदि आगे बढ़ना है, यदि विकसित होना है, यदि आधुनिक बनना है और वैश्विक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना है तो विश्व ज्ञान को हम अपनी भाषाओं में, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में अंतरित करें, उसका अनुवाद करें
और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक विकास के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मूल मंत्र और मूल सूत्र है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। भारतीय दर्शन और दृष्टि, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखती रही है। इसलिए इस कुटुंब के हित के लिए, इस कुटुंब के कल्याण के लिए यदि हम अपनी मेधा का, अपनी ज्ञान परंपरा का, अपनी उपलब्धियों का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें भी अनुवाद की भूमिका असंदिग्ध है। वो चाहे चिकित्सा एक क्षेत्र हो, चाहे योग एक क्षेत्र हो, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो, भक्ति हो, प्रेम हो, या दूसरे वो क्षेत्र जिसके लिए भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा और स्वीकारा जाता रहा है। भारतीय शिक्षा परंपरा भी दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श रही है। हमने विद्यार्थी को यंत्रवत शिक्षा देना अपना लक्ष्य नहीं माना। हमने उसे एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे मनुष्य और व्यक्ति के रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास करते हुए निर्मित करने का, तैयार करने का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। शिक्षा, साहित्य ये संवेदनात्मक स्थिति की रक्षा करने वाले अनुशासन हैं। यदि मनुष्य संवेदनात्मक नहीं रहेगा, उसकी संवेदनाएं जीवित नहीं रहेंगी, तो वो यंत्रवत हो जाएगा, वो भावना शून्य हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी शिक्षा को केवल किताबी शिक्षा नहीं समझा। उसके पूरे जीवन, उसके पूरे व्यक्तित्व, उसकी भूमिका को उसके घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में तैयार करें, ऐसा भी उद्देश्य सिद्ध किया है, निर्मित किया है। इसलिए मित्रों, जब हम कार्यालय में अनुवाद की आवश्यकता पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो कुछ मूलभूत अपेक्षाएं भी कार्यालयी सामग्री के अनुवाद की अनुवादक से होती हैं। और उसमें सबसे बड़ी अपेक्षा, आवश्यकता होती है, ऐसा लोग कहते हैं कि कार्यालयी अनुवाद तो बहुत शुष्क होता है, बड़ा नीरस होता है, उसमें सृजनात्मकता नहीं होती है। ये धारणा मुझे लगता है कि अज्ञानता के कारण है। हम, यह ठीक है कि शासन प्रशासन की निर्मित पारिभाषिक शब्दावली की एक रूपता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर उसे उसी रूप में प्रयोग करना समुचित समझते भी हैं, किंतु शब्दावली में जो कि CSTT वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित है, उसमें हम छेड़छाड़ किए बिना उसका यथावत निर्धारण करते हुए वाक्य विन्यास को सहज, सरल, बोधगम्य कर सकते हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम स्वतंत्रता के समय विरासत में मिली हुई उस अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक कार्य पद्धति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम उस भाषा की संरचना और उसके कलेवर से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि हम उस अंग्रेजी से निर्मित हिंदी को चौर्य कर्म के कारण आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि विचार किसी भी भाषा से लिया जा सकता है, किंतु भाषिक संरचना तो अपनी मौलिक होनी चाहिए, उस भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए, उस भाषा के ग्राहक उनके अनुकूल होनी चाहिए। इसीलिए अनुवाद करते हुए हम बहुत सारे मुहावरों को, लोकोक्तियों को, वाक्य विन्यास को और जो शब्द सामान्य शब्द हैं, पारिभाषिक नहीं है, उनके सहज सरल विकल्पों को चुनते हुए अनुवाद करते ही हैं, और वो करना भी चाहिए। अब क्योंकि अनुवाद परकाया प्रवेश की साधना है, तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में, कार्यालय के क्षेत्र में, यहाँ तक कि किसी सीमा तक विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जहाँ व्यवस्था है
वहाँ एक अलग बात है। लेकिन जहाँ हम उसे अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए सहज सरल बना सकते हैं, उसकी मूल भावना के साथ कोई अहित ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम सरल बना सकते हैं, वो बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हम परकाया प्रवेश इसलिए करते हैं कि उस भाषा में, उस भाषा के प्रयोक्ता में उसकी भावना का, उसकी वैचारिकता का, उसकी चिंतन प्रक्रिया और प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं और फिर उसके आधार पर हम लक्ष्य भाषा में उसकी पुनर्प्रस्तुति कर सकते हैं। इसीलिए अनुवाद को पुनर्सृजन भी कहते हैं। अब पुनर्सृजन केवल साहित्य में नहीं होता, पुनर्सृजन इन तमाम अनुशासनों में भी हो सकता है अगर हम स्रोत भाषा के या मूल भाषा के मूल कथ्य के साथ कहीं कुछ न छूटने दें, न उसमें अवांछित जुड़ने दें। इसीलिए कहते हैं ना छोड़ो ना जोड़ो का सिद्धांत। और संप्रेषण भी सहज हो जाए, क्योंकि अनुवाद करने का एक उद्देश्य होता है। शासन प्रशासन में कार्यालयी भाषा की या सामग्री के अनुवाद की प्रक्रिया का एक सुनिश्चित प्रयोजन है। उस प्रयोजन की यदि पूर्ति नहीं होती, उस उद्देश्य की यदि पूर्ति नहीं होती, तो फिर अनुवाद का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाता, वो विफल हो जाता है। इसलिए परकाया प्रवेश में आत्म विलय करना होता है। कबीर जो मध्यकालीन संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आचार्य इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, संत काव्य परंपरा जो उनके बाद आई, उन्होंने भी कबीर से बहुत कुछ ग्रहण किया, उनके मार्ग पर अग्रसर हुए। एक तरह से आचार्य वही होता है जो मार्ग प्रशस्त करता है। तो कबीर ने एक दोहे में ये बात कही है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तो ये घर में जाए। ये जो परकाया प्रवेश है, ये अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपनी बौद्धिकता के घमंड को या गर्व को, इसको बाहर छोड़ना होता है। सहजता को आत्मसात करते हुए, सरलता को आत्मसात करते हुए हमें इस पथ पर आगे बढ़ना होता है। और ये बात भी कार्यालयी और प्रशासनिक अनुवाद के संदर्भ में या अन्य अनुशासनों के संदर्भ में बार बार स्मरण की जानी चाहिए, की जाती भी है कि अनुवाद कोई अंतिम अनुवाद नहीं होता। अगर कोई सोचे कि मैंने जो अनुवाद कर दिया वह अंतिम है और उससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं कर सकता, ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए ट्रांसलेशन को एक एंडलेस जर्नी के रूप में हम देखते हैं, एक अंतहीन यात्रा है। और इस यात्रा में संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन ये भी सतत है। जैसे हमारी ज्ञान परंपरा को देखें, हमारी बौद्धिक विकासात्मक स्थिति को देखें, जो बुद्धि, जो विकास बुद्धि का, वो हमारी 15 साल की अवस्था में होता है, 20 साल में उससे अधिक होता है, 25 साल में और अधिक होता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज्ञान ग्राह्यता का विस्तार होता है। और ये एंडलेस है, यानी अंतहीन है। हम अर्जित भी करते हैं, सीखते भी हैं और बहुत से निष्कर्ष बदलते भी हैं। इसीलिए यदि आज से 10 साल पहले अनुवाद किया है और आज उस पर पुनर्विचार करें, चाहे वो शासन प्रशासन का, कार्यालयी सामग्री का, यहाँ तक के मीडिया का, ज्ञान विज्ञान की सामग्री का अनुवाद हो, तो हमें 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद ये प्रतीत होता है कि वो अनुवाद उतना सटीक, उतना सार्थक अनुवाद नहीं था। आज हम उसे समय सापेक्ष युगबोध के साथ जोड़कर, संदर्भ के साथ जोड़कर जब देखते हैं तो उसमें संशोधन, परिवर्धन ये हो जाता है। भाषा जिस तरह से हम अर्जित करते चलते हैं और हमारा भाषाई और अनुशासनात्मक ज्ञान बढ़ता जाता है। सहज भाषा में पढ़ना शुरू करते हैं
ज्ञानार्जन शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान की सामग्री का विस्तार भी करते हैं, उसकी अर्थवत्ता के जो जितने भी तमाम आयाम हैं उनसे भी जुड़ते हैं, और भाषा का स्तर वह भी बढ़ता चला जाता है, पहले से और विषयनिष्ठ होता चला जाता है और अवधारणात्मक होता चला जाता है। तो ये सारी बातें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि हमें विषय में, विषय वस्तु में और उस भाषा के सृजक में एक अनुवादक के रूप में उसकी मनस्थिति का, उसकी वैचारिकता का अवलोकन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसमें प्रविष्ट होना पड़ता है। यदि किसी सचिव द्वारा लिखा गया कोई नोट है, कोई पत्र है, कोई टिप्पणी है, यदि उसका अनुवाद करना है तो पहले हमें उस, भले ही हमारे सामने वो व्यक्ति और वो व्यक्तित्व ना हो, लेकिन अगर हम लगातार उसके विषय में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमारा प्रयत्न, क्योंकि हम उसकी भाषा की शैली को, उसकी भाषा के तेवर को समझ लेते हैं, वो क्या चाहता है, उसकी स्रोत भाषा में लिखी गई टिप्पणी या पत्र या प्रारूप का जो अंदाज है, उसका जो मंतव्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो क्या है, उसको फिर हम अनुवाद में जीवित रखना चाहते हैं। तो ये जो परकाया प्रवेश है, ये शाब्दिक नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। उस व्यक्ति की मानसिकता को, वैचारिकता को, भाषाई आयामों को, विषय के बोध को, इन सब को एक ट्रांसलेटर के रूप में, एक अनुवादक के रूप में हमें समझना होता है। और जब ऐसा हम करते हैं तो उस अनुवाद को वह व्यक्ति, वह अधिकारी देखता है, पढ़ता है, तो आत्मविमुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, यही है जो मैंने अंग्रेजी में या जो मैंने स्रोत भाषा में लिखा है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करें या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करें, स्थिति वही रहती है। इसलिए अनुवाद को अभ्यास आधारित विधा कहा जाता है, क्योंकि भाषा के संदर्भ में तो बात हम बार बार करते ही हैं, किसी भी विषय के संदर्भ में भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। भाषा कमाई जाती है, अर्जित की जाती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि भाषा रटंतु विद्या से हमारी संपत्ति नहीं बनती। उसको प्रयोग से, अनुप्रयोग से, उसका दोहराव, उसको बार बार आवृत्ति करना, लेखन में, मौखिक अभिव्यक्ति में उसका प्रयोग करना, जब हम बार बार करते हैं तो वो जो एक आक्षेप आरोप लगता है ना, भाषा, अनुदित भाषा कठिन है, क्लिष्ट है, दुरूह है, ये भ्रामक धारणाएं ये दूर हो जाती हैं। कोई भी भाषा कठिन और सरल होती नहीं है। सामान्यतः भाषा परिचित और अपरिचित होती है, और जब हम किसी शब्द का जो प्रारंभ में प्रथम बार में कठिन लगता है, यदि उसका 2, 4, 6 बार, 10 बार प्रयोग कर लेते हैं किसी वाक्य में, किसी प्रतिवेदन में, किसी टिप्पणी में, तो वह हमारे लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए अभ्यास आधारित विधा, कार्यालयी सामग्री का अनुवाद करना हो तो हमें लगातार उसकी इस प्रक्रिया से जुड़े रहना पड़ता है। पहली बार में कोई अच्छा अनुवादक नहीं बन जाता, और कोई अनुवादक माँ के उदर से अनुवादक पैदा नहीं होता। वह सीखता है, वह धीरे 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 अभ्यास करता है, साधना करता है, शब्दों की साधना, भाषा की साधना, विषय वस्तु की ज्ञानार्जन की साधना, ये साधना रहती है। इसलिए उसे साधना साध्य अनुशासन भी अनुवाद को कहा जाता है। और कार्यानुभव जो कार्यालयी अनुवाद के लिए चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कार्यालयी अनुवाद साहित्यिक अनुवाद नहीं होता, कार्यालयी अनुवाद मीडिया का या पत्रकारिता का अनुवाद नहीं होता, वह विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी का अनुवाद भी नहीं होता, वो मशीनी अनुवाद या कंप्यूटर अनुवाद भी नहीं होता। हालांकि ये सारे टूल्स, ये सारे साधन कार्यालयी अनुवाद में सहायता करते हैं, गति प्रदान करते हैं, किंतु मानक अनुवाद, सटीक और सार्थक अनुवाद, विषयनिष्ठ अनुवाद या अपेक्षा के अनुकूल अनुवाद यदि करना है तो अनुवादक को
एक प्रकार से समर्पित भाव से, यानी कार्य के प्रति एक समर्पण का भाव, अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो ऐसा अनुवाद करें कि अनुवाद या अनुदित सामग्री को पढ़कर जो उसका ग्राहक है, जो उसका बोध रखता है, वो प्रशंसा सहज रूप में कर सके। वो कहे कि बहुत सुंदर, बड़ा सहज बोधगम्य अनुवाद है। तभी हम हिंदी को या अनुवाद के माध्यम से तैयार हो रही किसी भी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए इसको, अनुवाद की प्रक्रिया को, उसकी प्रविधि को तलवार की धार पे चलने के समान बताया गया है। बहुत संतुलन चाहिए। तलवार की धार पर चलना ये सबके बस का कार्य नहीं है। ये चुनौती से भरा, कठिनाई से भरा और सावधानी के साथ, संतुलन के साथ, सटीक चयन के साथ आगे बढ़ने का काम है ना। ये इसलिए जैसे प्रेम के विषय में कहा जाता है ना, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। तो ये जो कार्यालयी अनुवाद का पंथ है, मार्ग है, ये थोड़ा कठिन है, ये टेढ़ा मार्ग है, सीधा नहीं है। और इस पर चलते हुए यदि असावधानी से कोई त्रुटि हो गई, कोई चूक हो गई, कहीं अर्थ का अनर्थ हो गया, तो फिर पूरी व्यवस्था को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसे डूबने का विषय भी कहा गया है। शासन प्रशासन में, साहित्य में, सृजनात्मक क्षेत्र में, यहाँ तक कि किसी सीमा तक अगर मीडिया की, पत्रकारिता की, सूचना प्रौद्योगिकी की सामग्री है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की सामग्री है, तो अनुवादक को उस विषय में डूबना तो पड़ता है। जब तक वह उसमें उतरेगा नहीं, कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाहियाँ गहरे पानी पैठ। और हमारे यहाँ तो मध्यकाल के एक कवि बिहारी हुए, उन्होंने तो लिखा ही है, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। अन बूढ़े बूढ़े मतलब जो नहीं डूब सके, किसमें? तंत्रिनाद यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे निकलने वाली स्वर लहरियाँ, कवित्त रस काव्यानंद, कविता का आनंद, सरस राग राग रागनियों का आनंद अगर लेना है, और अंत में कहते हैं रति रंग, रिश्ते संबंध, चाहे वो व्यक्तिगत हों, सामाजिक हों, पारिवारिक हों, उन कार्यालयी हों, उन सब रिश्तों में भी यदि आप डूबेंगे नहीं तो फिर आनंद का बोध नहीं होगा। ऐसे ही अनुवाद है। सामग्री में अनुवादक जिसकी वो रचना है, जिसकी वो भाषा है, जिसकी वो वस्तु है, यदि हम उसमें डूबेंगे नहीं तो हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए अनुवाद डूबने का विषय है। जितना गहरा हम उसमें उतरेंगे, डूबेंगे, उतना ही आनंद का बोध होगा और जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। और जो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं वस्तुतः वो डूब जाते हैं, और जो तलहटी तक साधना करते हुए संस्पर्श करके आते हैं वो रतन खोज कर लाते हैं। इसीलिए डूबना अनुवाद में अत्यंत आवश्यक है। वही पार लगता है जो डूब जाता है, और जो नहीं डूब सकता वस्तुतः वो डूब जाता है। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम कार्यालयी साहित्य को, उसके अनुवाद को, उसकी भाषा और उसकी सामग्री के अनुवाद को देखते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।